को समझता है लेकिन फॉलो नहीं करता है। डीप अदर फॉर्म डीप ब्रोगली अब मान लो हम कितना बोले, तुम लोग तो खुद ही समझदार है। अदर फॉर्म पाँचवां डीप छठा क्लास ब्रोगली में, इक्वेशन बताएं। हाँ पाँचवा छठा क्लास में थोड़ी ना कि जो बोलेंगे रे इधर से जाना उसके बाद कॉपी खोल के पढ़ने बैठ जाना, क्या समझे? उतना नहीं बोल सकते हैं, क्या पता उतना बोलेंगे तो हमको ठटा देगा तुम लोग मिलके, तुम लोग बाहुबली नहीं कुछ भी कर सकता है 11 12 में। चलो बताओ, कोई को बताओ तो जवाब दो। तो क्या मतलब रिलेशन बताए थे, रिलेशन बताया था। काइनेटिक Deep Broglie, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ उसके पहले वाला बताओ। डी ब्रोगली में क्या बताया गया था? डुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स। चलो मान लो कि किसी फोटोन का एनर्जी निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी हाँ h mu a h equal to h mu एच नहीं हो जाएगा, एच कहाँ दर्शाता वहाँ पर? h को a क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है कल लोग क्वेश्चन दिक्कत है किसी को की? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज क्या देखेंगे हम लोग, जो उसमें क्या था बताते हैं कि जो बोर्ड्स में फेल हुआ था तो उसका स्टेटमेंट देने के लिए कौन आ गया? डी ब्रोगली भी आ गया, हाइजेंसबर्ग भी आ गया। अब हाइजेंसबर्ग और डी ब्रोगली को मिला करके अगला आता है श्रोडिंगर, एक श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है। कोई को देखो उसको श्रोडिंगर पढ़ता है, कोई को स्क्रोडिंगर पढ़ता है, अलग अलग तरह से मतलब पढ़ने का थोड़ा टाइटल अलग अलग हो जाता है सबका। तो मान लो कि हम यहाँ दूसरे कुछ पढ़ेंगे, तुम लोग कॉलेज में दूसरे कुछ पढ़ेगा तो बोले कि नहीं यहाँ गलत है और फिर वहाँ वाला गलत है, समझा? इसलिए श्रोडिंगर को श्रोडिंगर को स्क्रोडिंगर पढ़ता है, समझा? उसमें कोई दिक्कत ना, हल हो जाएंगे। तो पहला में बताए थे डी ब्रोगली के बारे में। तो डी ब्रोगली क्या बताया कि जो लाइट होता है दो प्रकार का होता है, पार्टिकल्स नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर। अब वहाँ तक हो गया। अब अगला उसके बाद कौन आ गया था? दूसरे नंबर में जो आया था हाइजेंसबर्ग। हाइजेंसबर्ग क्या बताया था कि एक समय में हम दोनों चीज नहीं कर सकते, एक समय में एक ही, या तो पोजीशन को पता करेंगे तो मोमेंटम पता नहीं होगा, मोमेंटम पता होगा तो पोजीशन पता नहीं होगा। देखो तो इसका थ्योरी ले देते, देखो कि पता नहीं लिख देते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वीडियो चालू कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज, नहीं बंद नहीं करना, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, क्या हो जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या इम्पॉसिबल है, तो क्या चीज इम्पॉसिबल पता चलेगा ना? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड it is impossible to measure exact position and momentum of electron in an atom at same time. It is impossible to measure exact position and momentum of an electron in an atom at same time. Same time करने का मतलब क्या हो जाए कि एक समय में। नाउ तो जगह आगे, नाउ del x into del p इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू और फिर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। जहाँ पे इसका पूरा लिख देते डेरिवेशन के क्या क्या चीज होता है भैया MEA होगा, मेजर के बाद कौन है? MEA SU आ रहे ना, SU एग्जैक्ट में क्या होगा देखो तो एग्जैक्ट एक्स कैट हो गया भैया, XCET हो जाएगा, क्या होगा? EXACT EXACT
एग्जैक्ट, हाँ ठीक है। अब देखो इधर देखना इसको क्या लिखते हैं कि डेल एक्स को यदि हम देखेंगे ऐसे लिख लो, इसके बाद यहाँ पे लिख लो देखो इसमें क्या बोला गया, यानी क्या देख रहे हैं कि हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल के अनुसार इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट सेट टाइम। यानी इसमें क्या होता है कि हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को, आप जो एटम्स में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक समय में दोनों नहीं पता कर पाएंगे। मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मतलब क्या होता है कि वो जो पोजीशन में, जिस पोजीशन में घूम रहा है और जिस पोजीशन पे है, मान लो जो पोजीशन को किससे डिनोट करें, डेल एक्स से, मोमेंटम को किससे डिनोट करें, डेल पी से। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो यदि हम पोजीशन को पता करते हैं, इसको घूमने वाला पोजीशन को पता करेंगे, या फिर जहाँ है इलेक्ट्रॉन उसका यदि हम पोजीशन को पता करना चाहेंगे तो मोमेंटम उस टाइम में पता नहीं होगा, समझा। और यदि हम इसका जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस टाइम यदि मोमेंटम को पता कर पाएंगे तो फिर पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। यानी एक टाइम में हम एक ही चीज कर सकते हैं, आप तो रो सकते हैं, आप तो फिर हंस सकते हैं, जो बड़ा कॉमन एग्जांपल हो गया बहुत दिन से। यहाँ पर क्या दर्शाता है, डेल एक्स जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहाँ डेल पी जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मिटाना और क्या कर दिए वहाँ। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो देखना कितना अच्छा लगेगा सो। अब देखो यहाँ पर कि डेल एक्स इंटू डेल पी, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर 4 पाई। अब देखना कि यदि हम इसको डेल पी को यदि हम एम डेल भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत है इसमें क्या है, डेल पी को यदि हम एम डेल भी लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है कि, मान लो इसमें इसलिए मोमेंटम पे क्या होता है, एम भी होता है। तो यदि हम इसको चेंज करेंगे, डेल्टा लगा देंगे, हाँ यदि हम इसमें डेल्टा लगाएंगे तो एम डेल भी नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा इसका। मान लो जिसका मास फिक्स रहेगा तो मास तो उसका फिक्स रहेगा, किसमें चेंज होगा, डेल पी और डेल भी में चेंज होगा। अब देखना यदि कि इसके वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं, इधर देखना यदि हम डेल पी को यदि हम इसके अनुसार यहाँ पर रखते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। देखना आपसे देखना कि डेल एक्स इंटू डेल पी के स्थान पर क्या रखेंगे, एम डेल इसके स्थान पर एम डेल बी और पाई हो गया। अब देखना कितना आसान से इक्वेशन बन जाएगा सो कि डेल एक्स इंटू डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई एम, लिख लो। दिस इज वही लिख देना, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ से फटाक से 2 न्यूमेरिकल देते, देखते कि बनता है कि नहीं बनता। सो ठीक, इसमें देखना क्या बोला गया कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, यानी मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, समझना कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका अनसर्टेनिटी वेलोसिटी दिया गया क्या डेल वी है, उसका अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन जो दिया गया हुआ डेल एक्स है, तो इसको हम दर्शाएंगे कैसे, फार्मूला में। इस फार्मूला में इसमें कौन सा फार्मूला है जो तुम लोग को ऊपर नीचे आगे पीछे दायां बायां करके सही लाना है, समझा। कैलकुलेशन तुम लोग को नहीं करना, जैसे कभी हो सकता है कि गुणनखंड करना पड़े, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, तो इक्वल करना पड़े, किसी भी तरह से करके तुम लोग को फार्मूला में सेट करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला हो जाएगा जो कि ये सेट हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या पूछा, दूसरा नंबर में तीसरा नंबर में, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन दूसरा नंबर में नहीं हम तीसरा ऑप्शन बोल रहे थे, ऑप्शन तीसरा, तीसरा अच्छा देख लेंगे बाद में। अब इसमें देखो कि इसको सॉल्व करो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कंटेंट पर फोटोन,
यानी फोटोन का एनर्जी जो होगा वो कितना प्राप्त करेगा कब, जब किसी लाइट से का जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा और 4.2 इंटू 10 टू द पावर 14 रहेगा तब, समझा? तो बनाओ, पता चल गया होगा कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी यानी इसका एनर्जी क्या होगा। देखो लास्ट में तुम लोग को यहाँ तो फॉर्मूला भी बता दिए। देखो इसमें पूछा क्या गया था, इसमें तीसरा कौन कौन बोला है? तीसरा सबको बोला है, तीसरा सबको बोला है ना। देखना आंसर इसका कैसे मैच करता है सब। इसमें क्या दिया गया, एनर्जी में इसका प्रिंसिपल के अनुसार जाते हैं तो डेल एक्स इंटू डेल बी बराबर क्या होता है, एच बाय बराबर या फिर इसको H कुछ by भी ले 4 सकते pi हैं, m. कोई दिक्कत नहीं। H by 4 pi m. और पाई M. एम। अब क्या करना था कि तुम यहाँ से मिला सकता था, लेकिन वेलोसिटी को नीचे करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। हाँ तो भैया तो यदि मान लो वेलोसिटी को यहाँ पे ले लेते हैं यही कर देखिए Del B. तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाता है, बस 4 आ गया एच ये 4 दिमाग पाई में लगा M एम। del B. अब इस समय कहीं तुम मिला के देखेगा नहीं होगा, गलत हो ऐसे जाएगा। ऐसे हाँ, अच्छा आंसर है हो गया, यहाँ पे इसका ऐसे आंसर सही हो जाएगा। हो गया सही। हो गया। इसलिए छोड़ कर अब वाला क्वेश्चन समझा कि नहीं इसका मतलब, 4 तुम समझा? हाँ भैया समझ गए भाई, समझ गए। अब इसका देखना, अगर हम लोग M को भी नीचे ला सकते तो del B को कहेंगे। हाँ वही तो, अब नीचे एम तो हमेशा नीचे रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी करेगा। उसके बाद में कहीं भी तुम मैच करके दिखाएगा आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन में देखो, एनर्जी इसमें कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज एनर्जी कंटेंट पर फोटोन, यानी ये फोटोन कितना एनर्जी कंटेंट कर सकता है जब उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया कितना, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ, जिसको हम क्या बोलते थे, न्यू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 14 दिया गया। तो एनर्जी कैसे निकालते थे, ई बराबर एच न्यू, फार्मूला में डालना आंसर आ जाएगा। एच का वैल्यू तो पता होगा, 6.6 प्लस कांस्टेंट। 6.6 into 10 हाँ इसको कैसे लिखेगा, हाँ इसको कैसे लिखेगा देखो। माइनस 31 जूल से क्या होता है भैया? हाँ अब इसको कैलकुलेट करके बताओ तो आंसर कौन सा आ रहा है, किसका? कितना था, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 1 कितना था, 31 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड होता है। जूल सेकंड होता है सिर्फ। काची का है भैया ये चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ अभी, बाबू तुम मिला लेना। आंसर इसका आएगा लेकिन जूल में। जूल में आएगा हाँ। हाँ चलो 2 सब करके देखो इसको। तुम लोग को वैल्यू भी अभी तक याद नहीं है, हमको याद है भैया। कहाँ बोला तुम, 31 बोला, 31 ना बड़ा गवार चेंज देखो। भैया। इसीलिए पहले से तुम लोग से पूछ लेते कि देखो क्या आता है वैल्यू, जिसका जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा सही होगा उसका। देखो इसमें क्या पूछा गया पहले देख लो, ऐसे क्या पढ़ते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम बताए थे ना, क्योंकि को अलग नाम से पढ़ेगा, कोई को अस्कुंडिंजर पढ़ेगा, कोई को श्रोडिंगर पढ़ते, अलग अलग सबका क्या कहते हैं मिनिमम। है ना कि ये अच्छा बता देते कि इसका जो सबसे पहला आया, देखो ये जो अपना थ्योरी दिया है और देने का स्टार्ट किया किसके बेसिस पर, देखो डी ब्रोगली के थ्योरी पर बेसिस किया और हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, यानी दोनों प्रिंसिपल को मिला करके एक अपना प्रिंसिपल देना स्टार्ट कर दिए। जी हाइजेंसबर्ग समझाए, हाँ डी ब्रोगली समझाए, हाँ तो दोनों रिलेशन को मिला करके यानी दोनों थ्योरी को मिला करके अपना थ्योरी देने का स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है वैसे रहता है। तो इसमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है वो 3D में पाया जाता है, समझो, जिसको साइज से डिनोट करते हैं, जिसको वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। यदि इसका डेरिवेशन जानना चाहेगा तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग को यहीं तक था सिलेबस में। देखो कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम, आपने नेचर देने का स्टार्ट कर दिया कि ये एटम्स का जो नेचर होता है आपने थ्योरी में देना स्टार्ट किया कि नेचर ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और एटम्स का जो नेचर होता है वो आपने थ्योरी के अनुसार देने का स्टार्ट कर दिया। अब देखना कि श्रोडिंगर गेव एन इक्वेशन 1926 यानी 1926 के दौरान आपने एक इक्वेशन दिया, वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बिहेव लाइक वेव। आप ही बता दिया पहला बात कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। देखो इसमें कि कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम यानी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह बिहेव करेगा किसके जैसा, वेव के जैसा। अब देखना कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नाउन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
जिसको यदि हम डिनोट करते हैं इसको क्या करते हैं साइन Sine. यानी वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा साइन हाँ इसको डेल्टा डेल्टा ही साइन बोलेंगे। बटे आगे इसका पढ़ेगा 1200 पढ़ेगा तो डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेगा उसका वो यहाँ पर आता है। डेल्टा उसका स्क्वायर साइन यहाँ पर पाई इसको पता है, यहाँ पर मास होता है, यहाँ पर क्या होता है एच स्क्वायर यह नहीं है एच है एच कांस्टेंट तो हमें ये एंड प्लैंक्स कांस्टेंट कौन कौन है लिखा है एच लिखा एच लिखा भैया एनर्जी हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वेव फंक्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ तो था जिससे क्या पढ़ रहा था पोटेंशियल एनर्जी तो फिर तो वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा कुछ अब जब कल स्टार्ट करेंगे तो देखो तुम लोग पढ़ के आना जो पढ़ के आया कॉलेज में जो एसपीडीएफ का शेप कैसे बनता है उसका। अभी तो थोड़ी देर पहले पूछे तो गलत कर दिया। हम भी कल पूछोगे थे, कल सबसे बताएंगे। हाँ अब उसका पहला चीज पढ़ लेना बस, खाली उतने पढ़ के आना। उसका फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है नहीं भरना है। ठीक।